हेलो फ्रेंड्स। आज हम सामान्य भूगोल के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश एक कोणीय दूरी का मान है जो विषुवत रेखा के संदर्भ में होता है और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। इसी तरह देशांतर क्या होता है। देशांतर एक कोणीय दूरी का मान है जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ना, प्राइम मेरिडियन लाइन जो ग्रीनविच शहर है ब्रिटेन का, वहां से जो ली जाती है उसके संदर्भ में होता है ना। देखो ये लाइन है, ये कौन सी है, ये विषुवत रेखा है और इधर जो ये लाइन है ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये वाली लाइन है। ठीक है, जो ये है ये 0 डिग्री अक्षांश है ना। और ये आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जैसे 23.5 डिग्री और हाफ अगर देखें तो ये कर्क रेखा है, इसके ऊपर 66.5 पे आर्कटिक आ जाता है, आर्कटिक सर्कल। और अगर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 23.5 पे मकर रेखा आ जाएगा और 66.5 पे अंटार्कटिक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती है। अब हम देखेंगे तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र सबसे पहले स्टेलर नेबुला होता है। ये अपनी कंडीशंस के हिसाब दो तरह से आगे बढ़ सकता है, या तो वो एवरेज स्टार बनेगा या फिर मैसिव स्टार बनेगा। यदि वो एवरेज स्टार बनता है तो उसके आगे जाके वो रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा और फिर प्लेनेटरी नेबुला में जाएगा। अगर वो मैसिव स्टार बनता है तो रेड सुपर जाइंट में बनेगा, फिर सुपरनोवा में परिवर्तित होगा। सुपरनोवा से भी दो कंडीशंस होती है, या तो वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है या फिर ब्लैक होल बन जाता है। ऊपर की कंडीशन में अगर प्लेटिनरी नोबुला को देखा तो ये व्हाइट डार्क में परिवर्तित होता है। तारों का जीवन चक्र एक जटिल प्रक्रिया है जो लाखों से लेकर अरबों वर्ष तक चलती है। ये प्रक्रिया तारों के जन्म, विकास और अंत को समझने में मदद करती है। तारों का जीवन चक्र उनके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो ये निर्धारित करता है कि तारे कब तक जीवित रहेगा और उसका अंत कैसे होगा। तारे के जीवन चक्र को मुख्य रूप से अग्रलिखित चरणों में विभाजित किया जाता है, जैसे नेबुला, जैसे तारा का जन्म कहते हैं। तारे का जीवन एक नेबुला से शुरू होता है जो गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल संकुचित होने लगता है, जिससे इसकी केंद्रीय घनत्व और तापमान बढ़ता है। जब तापमान और दबाव पर्याप्त होते हैं तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तारा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट आता है प्रोटोस्टार। जब नेबुला के भीतर गुरुत्वाकर्षण के कारण संपीड़न बढ़ता है तो एक प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। इस अवस्था में तारा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन अभी भी शुरू नहीं होता है, लेकिन यह तारा बनने की दिशा का पहला महत्वपूर्ण कदम है। जब तारे का केंद्र इतना गर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं तो तारे का वास्तविक जीवन शुरू होता है। नेक्स्ट आता है मुख्य अनुक्रम तारा, मेन सीक्वेंस स्टार। ये तारे के जीवन का सबसे लंबा चरण होता है। इस अवस्था में तारे के केंद्र में हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हो रहा होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और तारा चमकता है। तारे का आकार स्थिर रहता है क्योंकि अंदर से बाहर की ओर बढ़ने वाला दबाव और गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर खींचने वाला बल संतुलन में होता है। छोटे तारे जैसे सूर्य इस अवस्था में अरबों वर्ष तक रहते हैं। बड़े तारे जिनका द्रव्यमान अधिक होता है हाइड्रोजन को तेजी से जलाते हैं और उनका जीवन काल कम होता है। नेक्स्ट आता है लाल दानव तारा या लाल महादानव तारा, रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट। जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो तारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना बंद कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप तारे का जो केंद्र है वो सिकुड़ता है और भारी परतें फैलकर ठंडी हो जाती है। इस अवस्था में तारे का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और तारे की चमक बढ़ जाती है। इसे लाल दानव, या अगर तारा बहुत बड़ा हो तो इसे लाल महादानव कहते हैं। नेक्स्ट आता है तारे का अंत। विभिन्न मार्गों के थ्रू हम देखेंगे। तारे का अंत उसकी प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके अंत की 3 संभावनाएं हैं, या तो वो सफेद बोना या व्हाइट, जिसे हम व्हाइट डार्क कहते हैं, वो बनेगा। जब छोटे और मध्यम आकार के तारे जैसे हमारा सूर्य हमारी हाइड्रोजन और हीलियम की आपूर्ति समाप्त कर लेते हैं तो, है ना, अगर ये अपनी हाइड्रोजन और हीलियम की आपूर्ति समाप्त कर लेते हैं तो उनकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती, जिसे प्लेनेटरी नेबुला
कहते हैं। बचा हुआ केंद्र जो अत्यधिक घनत्व वाला होता है सफेद बोना कहलाता है। ये तारा धीरे धीरे ठंडा होता है और अंततः अंधकार में खो जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन तारा। ये एक बहुत बड़ा तारा जिसे आमतौर पर 1.4 से 3 सौर द्रव्यमान वाला होता है अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो ये एक सुपरनोवा विस्फोट में फटता है। तारे का बाहरी हिस्सा विस्फोट के दौरान नष्ट हो जाता है जो और जो बचता है वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व तो बहुत अधिक होता है और इसका व्यास लगभग 20 किलोमीटर तक होता है। ब्लैक होल। यदि तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है तो सुपरनोवा के बाद तारे का केंद्र इतना संकुचित हो जाता है कि एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि उससे प्रकाश भी नहीं निकल सकता है। अगर इसका हम सारांश देखें तो तारे का जीवन चक्र इस बात पर निर्भर करता है कि उनका द्रव्यमान कितना है। छोटे और मध्यम द्रव्यमान वाले तारे सफेद बोने में बदल जाते हैं। बड़े तारे जो होते हैं न्यूट्रॉन तारा बनते हैं और अत्यधिक बड़े तारे ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। अब आता है सूर्य की रासायनिक संरचना। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है जो करीब 73% है। सूर्य में हीलियम की मात्रा 25% है और जो छोटे छोटे हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियान, आयरन, सल्फर जैसे तत्व भी है जिनकी मात्रा करीब 0.1% है। सूर्य में मौजूद गैस का ज्यादातर हिस्सा प्लाज्मा है जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। सूर्य की सतह का तापमान 10,000 डिग्री से फ़ारेनहाइट है। सूर्य की रासायनिक संरचना को अगर हम कुछ फैक्ट अगर आप देखें तो सूर्य सभी तारों की तरह गैस का एक गर्म गोला है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के करीब 3,30,000 गुना है। सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% है। सूर्य के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। सूर्य दृश्य प्रकाश, अवरक्त, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंग और प्लाज्मा गैस के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये सूर्य के रासायनिक संरचना है जिसके अंतर्गत आप फोटोस्फीयर, कन्वेक्शन जोन, रेडिएक्टिव जोन, कोर, कोरोना, ट्रांजिशन जोन और क्रोमोस्फीयर को देख सकते हैं। अब सौरमंडल को हम देखेंगे। सौरमंडल वो खगोलीय संरचना है जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य अंतरिक्षीय वस्तुएं शामिल होती है। सौरमंडल का केंद्र सूर्य जो उसकी ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का स्रोत है। सौरमंडल की संरचना और इसमें शामिल प्रमुख खगोलीय पिंडों को अग्रलिखित रूप से समझा जा सकता है। सबसे पहले सूर्य को अगर हम देखें तो ये सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय पिंड है जिसका द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% है। ऊर्जा का स्रोत अगर देखें सूर्य में लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलते हैं। इससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें प्रकाश और गर्मी के रूप में मिलती है। प्रकार अगर देखें तो सूर्य एक सामान्य जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है। ये सूर्य से जो ग्रह हैं वो दूरी के हिसाब से जैसे मर्क्यूरी, वेन्यूस, अर्थ, मार्स और जुपिटर के बीच में देखेंगे तो एक बेल्ट है जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट हम कहते हैं। फिर आगे जाएंगे तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये ग्रह आते हैं। ग्रह के बारे में देखेंगे तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें उनकी दूरी सूर्य से दूरी और आकार के आधार पर 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। आंतरिक ग्रह है ना, इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये ठोस होते हैं और टेरेस्ट्रियल ग्रह होते हैं क्योंकि ठोस और चट्टानी सतह वाले होते हैं। अगर इन ग्रहों में देखें तो सबसे पहले बुध आता है। सूर्य के सबसे निकटतम वाला है और सबसे छोटा ग्रह है। इसका वातावरण बहुत थिन होता है, पतला होता है और ये बहुत गर्म और ठंडा हो सकता है। इसका जो दैनिक तापांतर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा तापांतर इसी का होता है दैनिक और ये खड़ा ग्रह भी कहलाता है ना, खड़ा ग्रह ये कहलाता है। नेक्स्ट आता है शुक्र। पृथ्वी से थोड़ा छोटा है ये, इसे पृथ्वी की बहन भी भगिनी ग्रह भी कहते हैं। इसका वातावरण अत्यधिक घना है और इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अत्यधिक तापमान होता है। ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सुबह और शाम का ग्रह भी कहते हैं।
पृथ्वी के बारे में देखें तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ये सबसे कठोर ग्रह है क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये जीवन की अनुकूल परिस्थितियों वाला एकमात्र ग्रह है जिसमें जल, वातावरण, जीवन की सभी स्थितियां मौजूद होती है। मंगल के बारे में जाने तो लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ये ग्रह बहुत ठंडा और बंजर है, लेकिन इसमें ध्रुवीय बर्फ और जल के प्रमाण पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे भारी ग्रह। भारी ग्रह क्या होते हैं? जो गैस और बर्फ से बने हुए होते हैं। ये 4 ग्रह विशाल और मुख्य रूप से गैसों से बने होते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रमुखता है। इसमें वलय संरचना और विशालकाय धब्बा, ग्रेट स्पॉट प्रसिद्ध है। शनि को अगर हम देखें तो इसमें रिंग सिस्टम होता है ना, वलय संरचना होती है। शनि भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। शनि को पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपने कभी शनि का अगर डायग्राम देखा हो तो पीला 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 उसका पूरा डायग्राम बनता है, वलय उसकी संरचना होती रहती है ना। पीला ग्रह क्यों होता है? क्योंकि उस पर सल्फर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं। ये ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, है ना। कौन सा ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इससे ये सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग दिखाई देता है। इस ग्रह को हम हरा ग्रह भी कहते हैं। किसको? अरुण को, यूरेनस को हम हरा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मीथेन अत्यधिक मात्रा में है। नेक्स्ट आता है हमारा वरुण। सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है जो अपने बर्फीले और गैसीय वातावरण के कारण एक बर्फीले दानव के रूप में जाना जाता है ना। तो ये वरुण के बारे में हमने देखा। अगर उपग्रह को हम देखें तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले प्राकृतिक पिंडों को उपग्रह कहते हैं। कुछ प्रमुख उपग्रह को अगर पृथ्वी का उपग्रह देखें तो चंद्रमा है ना। ये प्राकृतिक एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का। गैनीमेड को देखें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। टाइटन देखें तो शनि का उपग्रह है जो आकार में बहुत बड़ा और घने वातावरण का है। क्षुद्र ग्रह जो मैंने आपको बताया था, ये छोटे चट्टानी पिंड है जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो पिंड पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, है ना। और वो पूरा एक जो क्षेत्र होता है वो एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इनमें से कई आकार में बहुत छोटे होते हैं जिनमें से कुछ बड़े भी हो सकते हैं, जैसे सीरस, जिसे बोना ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये सोलर सिस्टम है। ये देखो एस्टेरॉयड बेल्ट, ये वाला एस्टेरॉयड बेल्ट में कहना चाह रहा था, है ना। किस किस के बीच है ये ना? जुपिटर और मार्स के बीच में है ये। ठीक है। धूमकेतु क्या होते हैं? कॉमेट्स। ये बर्फ, धूल और चट्टानों के मिश्रण से बने होते हैं। जब ये धूल के करीब आते हैं तो इनकी बर्फीली सतह गर्म होकर गैस और धूल छोड़ती है, जिससे इनका एक चमकदार पूंछ या टेल बनती है। धूमकेतु दूर सौरमंडल के बाहरी हिस्सों जैसे कुइपर घेरा और ओट क्लाउड से आते हैं। कुइपर घेरा कहाँ होता है? कुइपर बेल्ट कौन सा होता है? देखो ये तो एस्टेरॉयड बेल्ट है। अब लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं, है ना। जब नेपच्यून के आगे भी बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को हम कुइपर बेल्ट कहते हैं, है ना। कुइपर बेल्ट इसे कहा जाता है। ये देखो ये धूमकेतु है। कुइपर बेल्ट मैंने अभी बताया था आपको, वही बोने ग्रह। बोने ग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह की पूरी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। जैसे प्लूटो पहले ग्रह था लेकिन ये जो ग्रह की परिभाषाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हो पा रहा था, तो इसको ड्वार्फ प्लेनेट या बोनो ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। पहले 9 ग्रह होते थे, अब 8 ग्रह होते हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, ये ओट क्लाउड। तो ये आज का पूरा सौरमंडल का सेशन था। अगले वाले वीडियो में हम ज्योग्राफी के अन्य कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।